नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही तहे दिल से स्वागत है दोस्तों आज हम लोग शॉक थेरेपी के परिणाम पढ़ने वाले हैं। यानी जो शॉक थेरेपी हुई थी, जो लगाई गई थी, उस शॉक थेरेपी के बाद रिजल्ट क्या आता है उसके बारे में अच्छे से एनालिसिस करेंगे। अगर हम देखें तो शॉक थेरेपी है क्या? शॉक थेरेपी आघात पहुंचाकर उपचार करने को कहा गया है। यानी पहले तो आप किसी को मारते हो, पीटते हो और फिर उसी का आप उपचार करते हो। इसी को ही शॉक थेरेपी कहा गया है। इसको जो शॉक थेरेपी है इसको IMF ने कहा है। और दरअसल शॉक थेरेपी के अंदर किसी को मारा पीटा तो नहीं गया था। दरअसल क्या हुआ था कि जो अमेरिका है उसने जो सोवियत संघ है उसकी अर्थव्यवस्था को तो पहले आघात पहुंचा, यानी उसको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करवाई। देन उसके बाद उसको इलाज बता रहा है कि आप ऐसा ऐसा कर लोगे या हमारी इस आइडियोलॉजी को फॉलो कर लोगे, इस सिस्टम को फॉलो कर लोगे तो आप और अच्छे बन जाओगे। यानी तो पहले अमेरिका ने सोवियत संघ को मुश्किलों की घड़ी में डाला, उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया और फिर बाद में उसका उपचार किया। यही है शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी बेसिकली क्या है, एक और टर्म में अगर देखें तो ये क्या था कि समाजवादी जो सिस्टम था, जो समाजवादी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को बदलना था पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर। दरअसल 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता उपभोग के उस आंदोलन लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। दरअसल ये कहा गया था कि अगर आप समाजवादी से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलते हो तो सपने दिखाए गए थे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जाने के बाद आपके साथ ये हो जाएगा, आपका उद्योग अच्छा हो जाएगा या बहुत सारी तरीके की चीजें, जॉब बहुत अच्छी हो जाएगी, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो जाएगी, इस तरीके तक बताया गया था। लेकिन जनता ने जब इस शॉक थेरेपी को अपनाया, जब पूंजीवादी सिस्टम को अपनाया तो रिजल्ट उनको नहीं मिला। जो उसने वादा किया था कि ये हो जाएगा, वो वादा पूरा नहीं हुआ। अमूमन शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। और हुआ क्या कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जब उन्होंने अपनाया तो जो उनकी खुद की अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरीके से तहस नहस हो गई, पूरी तरीके से खराब हो गई शॉक थेरेपी के अंदर। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है शॉक थेरेपी, तो इसको अच्छे से देखना, पूरी वीडियो को देखना और हमारी इस वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल की जो इस वीडियो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है वाला। रूस में पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। अब इसकी वजह से क्या हुआ, जो रूस है, रूस के अंदर जो पूरा आप लोगों को पता है जो वहां पे स्टेट कंट्रोल करता है, यानी या वहां पे जो राज नियंत्रित सारी चीजें होती थी, यानी सरकार सारी चीजों को कंट्रोल करती थी और उद्योगों को भी वही कंट्रोल करती थी। तो औद्योगिक जो ढांचा है वो पूरी तरीके से खराब हो उठा। लगभग जो 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों में बेच दिया गया और ज्यादातर जो उद्योग हैं, 90% जो उद्योग है उनको निजी हाथों या कंपनियों में बेच दिया गया, जिसकी वजह से क्राइसिस हो गया, वहां पे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो गया। अब दरअसल क्या हो, जाहिर सी बात है कि जो निजी हाथ या निजी कंपनियों को बेचा जाएगा वो भी ज्यादातर आप उद्योग बेच रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो उद्योग है, जो निजी कंपनियां ये अपने प्रॉफिट के लिए चीजें बनाएंगी, ये उन चीजों को बनाएंगी जिससे उनको फायदा होगा और उनका जो रेट है वो भी हाई रखेंगी, तो वो मिडिल क्लास के लिए या पुअर क्लास के लिए काम नहीं करेगी। आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण जो ये पुनर्निर्माण हो रहा था समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर, चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय की ताकतें काम कर रही थी। दरअसल क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो काम सरकार को करना चाहिए, कि सिस्टम वाइज जो चेंज लाना चाहिए, वो काम सरकार नहीं कर रही थी। जो सरकार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी के अंतर्गत नहीं हो रहा था, जो पॉलिसी बनाई गई थी उसके रिगार्डिंग चीज नहीं होती थी, बल्कि बजाय की जो ताकतें हैं, जो मार्केट फोर्सेस हैं, वो उनको हैंडल कर रही थी। यानी डिमांड और सप्लाई जो है वो किसी प्रोडक्ट का रेट तय कर रही थी कि उस प्रोडक्ट का रेट क्या होना चाहिए। इसीलिए यह कदम सभी उद्योगों को मटियामेट करने वाला साबित हुआ और इस वजह से क्या हुआ, जो कदम इन्होंने उठाया इसकी वजह से क्या हुआ, जो पूरा उद्योग है वो मटियामेट हो गया, यानी पूरी तरीके से रद्द हो गया, पूरी तरीके से खराब हो गया। और इसी को ही सबसे बड़ी ग्रास सेल कहा जाता है। ये 1 नंबर में पूछा जाता है क्योंकि ये उद्योगों को औने पौने दामों में बेच दिया गया। ग्रास सेल इस वजह से कहा गया क्योंकि यहाँ पे जो आपकी इंडस्ट्री थी, जो उद्योग थे, उनको आपने इतने सस्ते दामों में बेच दिया, औने पौने दामों में
जो कि बहुत ही ज्यादा गलत बात है। आगे देखिए, हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे, यानी जो अगर इस बिक्री में सभी जो नागरिक हैं उनको अधिकार पत्र दिया गया था कि आप भी जो हम सेल कर रहे हैं, जो चीजें बेच रहे हैं, उनके अंदर आप भी आके अगर खरीदने की इच्छा है तो आप लोग खरीद सकते हो उद्योगों को। लेकिन पर धन की जरूरत के कारण, लेकिन जनता को पैसों की जरूरत थी, अधिकार पत्र काला बाजारियों को बेच दिया। और उन्होंने जो अधिकार पत्र उनको मिले थे कि आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, वो अधिकार पत्र होता है जैसे एंट्री के लिए आपको हॉल टिकट के होते हैं ना, तो या कोई टिकट होता है तो उसी की वजह से आपके स्कूल में एंट्री देती है। आई कार्ड आपका स्कूल के अंदर जो आपका आई कार्ड है वो एक तरीके से कह लीजिए अधिकार पत्र है, जिसके अंदर आपको आने की, स्कूल के अंदर घूमने की या फिर स्कूल के अंदर पढ़ने की आपको परमिशन मिलती है, आपको पता चलता है कि आप इस स्कूल के स्टूडेंट हो। उसी तरीके से अधिकार पत्र नागरिकों को दिया गया था ताकि वो लोग पार्टिसिपेट कर सके। जिनको अधिकार पत्र नहीं मिला था वो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। अब ये अधिकार पत्र तो दिए गए सभी नागरिकों को, लेकिन नागरिकों के पास पैसा है नहीं कि जो वो उद्योगों को खरीद सके। तो इस वजह से उन्होंने जो काला बाजार लोग थे उनको बेच दिया कि लो भाई तुम ले लो, इसके बदले हमको कुछ पैसे दे दो। उनके पास पैसे की क्योंकि कमी थी लोगों के पास। रूसी मुद्रा, वहां की जो रूसी मुद्रा है रूबल, जो रूस की जो मुद्रा है वो रूबल के मूल्य ने नाटकीय ढंग से गिरावट आई। जो उनकी वैल्यू थी रूबल की वो कम हो गई। दरअसल रूबल की वैल्यू कम कैसे होगी? मान लीजिए रूबल है, 1 रूबल में आपको 10 टॉफी मिलती थी पहले। अब 1 रूबल आप देते हो शॉप के अंदर, तो आपको जो शॉप वाला है वो कितनी टॉफी देता है? 5 टॉफी देता है। इट मीन्स क्या हुआ कि पहले जो 1 रूबल में आप 10 टॉफी खरीदा करते, तो इट मीन्स वैल्यू ज्यादा है, तभी तो आप 10 टॉफी खरीद पाते हो। लेकिन अब रूबल की वैल्यू कम हो गई, तो इस वजह से आपको 5 टॉफी मिल रही। तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे ही वहां पर हुआ। मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही। जाहिर सी बात है, अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो आप लोगों की जो सेविंग्स है वो खत्म होती जाएगी। जो आप लोगों ने फ्यूचर के लिए प्लान या एजुकेशन के लिए या किसी भी चीजों के लिए प्लान कर रखा है वो आपकी खत्म हो जाएगी और इसकी वजह से आपको ही प्रॉब्लम होगा। अगर हम आगे देखें तो समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था, हम लोगों को पता है कि जो सोवियत सरकार है उसने सभी नागरिकों को सस्ते दामों पे एजुकेशन हो, हेल्थ हो या कोई भी स्कीम्स हो प्रोवाइड करवाती थी। लेकिन ये जो समाज कल्याण की व्यवस्था उन्होंने अब करती थी वो पूरी तरीके से क्रम से नष्ट किया, यानी सभी व्यवस्थाओं को उन्होंने नष्ट कर दिया। यानी अब आपको वहां पर सस्ती एजुकेशन नहीं मिलने वाली, आपको वहां सस्ती हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिलने वाली। जो भी सरकारी रियायतों के खात्मे के कारण ज्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए। यानी जो भी सरकार ने रियायतें दे रखी थी इन चीजों के ऊपर वो पूरी तरीके से उन्होंने खत्म कर दी, यानी रियायतें हटा दी गई, जिसकी वजह से चीजें और महंगी हो गई और लोग गरीब हो गए क्योंकि वो उन चीजों को खरीद नहीं पा रहे। मध्य वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई मध्य वर्ग के समाज के अंदर। देखो, किसी भी सोसाइटी के अंदर अगर हम देखें तो अमीर लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं और एक मिडिल क्लास यानी मध्य वर्ग के लोग, अमीर, मध्य वर्ग और गरीब। दरअसल जो अमीर होते हैं उनके पास पैसा होता है तो उनके क्राइसिस होता है वो हैंडल कर लेते हैं। लेकिन मध्यम वर्ग ऐसा कैटेगरी होता है, ना वो अमीर की कैटेगरी में जोड़ा जाता है ना वो गरीब की कैटेगरी में जोड़ा जाता है, तो उनको हैबिट नहीं होती ना, मतलब वो अमीरी में भी जीते हैं और गरीबी में भी जीते हैं। लेकिन जो गरीब वाले लोग होते हैं उनको हैबिट हो जाती है, तो उनको उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि उनके साथ ऑलरेडी प्रॉब्लम है चल रही है, तो उनको लगता है कि होना ही है, कोई नहीं। लेकिन जो मिडिल क्लास वाले होते हैं उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती क्योंकि वो बीच में पिस जाते हैं। अकादमिक बौद्धिक कामों से जुड़े लोग, अब दरअसल जो लोग ऐसे थे जिनके पास जिनके पास नॉलेज काफी अच्छी थी, जो काफी ज्यादा हाईली एजुकेटेड थे, वो लोग क्या कर गए, या तो बिखर गए, काम उम छोड़ दिया, कहीं और काम करने लगे, या फिर अपने जो कंट्री है वहां से बाहर चले गए। जहां उनको जॉब फैसिलिटीज अच्छी मिली वो वहां पर चले गए, ऐसा हुआ। निजीकरण से अमीर और गरीब लोगों के बीच में गहरी आर्थिक असमानता थी। जब निजीकरण चीजों को कर दिया गया है, निजीकरण का आप लोगों को पता है कि अगर किसी चीज का निजीकरण कर दोगे, अगर आप इस मार्कर का निजीकरण कर दोगे तो इसका मालिक अगर मैं हूं तो इसकी मैं अगर 50 रुपए वैल्यू रखूंगा तो इसको आपको 50 रुपए में ही खरीदे
खरीदना पड़ेगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपकी इच्छा हो तो खरीदो, नहीं इच्छा हो तो नहीं खरीदो। तो यहाँ पर आपको पता है उद्योगों का निजीकरण कर दिया गया। तो जब उद्योगों का निजीकरण किया गया तो जो प्रोडक्ट बनेगी तो जो उसके मालिक होते तो वो उन प्रोडक्टों का रेट हाई रख देते थे। तो उन प्रोडक्टों का या ऐसे लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाते थे जो अमीर लोग होते थे, तो गरीब लोगों के लिए फिर एक तरीके से खाई आ गई, क्योंकि अमीर लोगों के लिए चीजें ज्यादा बन रही है, गरीब लोगों के लिए कम बन रही है। तो अमीर लोग उन चीजों का यूज करके अपने आप को विकसित कर रहे हैं, लेकिन गरीब लोग उन चीजों का यूज ही नहीं कर पा रहे क्योंकि रेट ही ज्यादा, तो लोग विकसित कैसे हो पाएंगे। कई देशों में माफिया वर्ग निकला। माफिया वर्ग वो होता है जो जमापोश कहते हैं, या कह लीजिए माफिया वर्ग हम उन्हें कहते हैं जो चीजों मार्केट के अंदर जो चीजें होती हैं उनको अपने पास कंट्रोल कर लेता है। जैसे मान लेते हैं मार्केट के अंदर इस मार्केट की डिमांड बहुत ज्यादा है। अब क्या करेंगे कि जो माफिया लोग होते इसको खरीद लेंगे सबसे और मार्केट के अंदर देंगे ही नहीं। अब जब मार्केट के अंदर ये मार्केट बिकेगा ही नहीं तो इसकी वैल्यू, मार्केट की वैल्यू 10 रुपए है, तो धीरे धीरे इस मार्केट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, 12 हो जाएगी, 13 हो जाएगी, 14, क्योंकि लोग ढूंढने लगेंगे कि चाहिए 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 और जरूरत भी है, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जो माफिया वर्ग लोग होते हैं ये ऐसे करते हैं और फिर जब इसकी वैल्यू 10 रुपए से बढ़कर 14, 12 रुपए, जब उनको लगता है कि अब मार्केट में कर देना चाहिए सप्लाई, तो थोड़ा थोड़ा निकाल के मार्केट के अंदर सप्लाई करते और पैसा कमाते हैं। तो उसने आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रण करना शुरू कर दिया, यानी उसने जो आर्थिक गतिविधियां यानी सब चीजों से रिलेटेड उसने इन सारी गतिविधियों को शुरू किया, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हुई, यानी चीजें उनको महंगी खरीदनी पड़ रही थी, चाहे कुछ भी हो, वो प्रॉब्लम में आ रहे थे। आगे देखिए, अगर हम जो लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण सही तरीके से नहीं किया गया। यहाँ पे जो लोकतांत्रिक सिस्टम था, यानी हम लोगों को पता है कि हम पूंजीवादी, अमेरिका के अंदर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी और लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था थी। तो जो पूंजीवादी व्यवस्था, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, उसको भी सोवियत संघ के जितने भी खेमे के देश हैं वो लोग अपना रहे थे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को। तो लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनका निर्माण उन लोगों ने सही तरीके से नहीं किया। संविधान हड़बड़ी से तैयार किया गया, उन्होंने जो संविधान बनाया उसको जल्दीबाजी में तैयार कर लिया गया। राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बना दिया गया। दरअसल कार्यपालिका वो होती है जो सारी चीजों को नियंत्रण करती है, जो कार्य करती है। राष्ट्रपति को प्रमुख बना दिया कि कार्यपालिका के अंदर आप प्रमुख, यानी राष्ट्रपति हेड है और जो भी उसके अंदर काम करने वाले जो भी सरकारी अफसर हैं, जो भी नेता होते हैं, सब कार्यपालिका के अंदर इसको अंदर जोड़ दिया गया। बेसिकली यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, यानी कह लीजिए कि नौकरशाही, यानी सरकारी लोग होते हैं कार्यपालिका के अंदर, और इनका प्रमुख राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति जो कहेगा वो कार्यपालिका करेगी और इसके हाथ में लगभग हर संभव शक्ति थमा देगी। और राष्ट्रपति के हाथ में बहुत सारी शक्तियां थमा देगी, जो कि गलत है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि सरकार वही अच्छी होती है जहां शक्तियों का बंटवारा हो, शक्तियां डिवाइड हो, क्योंकि अगर आप किसी को सारी ताकत दे दोगे तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अपनी पावर्स का मिसयूज कर सकता है, और ऐसा हुआ भी। फलस्वरूप संसद कमजोर होगी। अब जब राष्ट्रपति को ही आपने सारी ताकत दे दी, जो संसद है, जो वहां की पार्लियामेंट है, वो क्या हो गई, कमजोर हो गई। मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति को बहुत शक्तियां प्राप्त थी, और अगर हम मध्य एशिया के अंदर देखें तो वहां के जो राष्ट्रपति थे उन लोगों के पास बहुत ज्यादा शक्तियां दे दी गई थी, जिससे कुछ राष्ट्रपति सत्तावादी हो गए, यानी उन्हें सत्ता का लालच हो गया, वो सत्ता से नहीं हटना चाहते, वो चाहते थे कि वही राष्ट्रपति बने रहे जब तक जिंदा है। तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और के राष्ट्रपतियों ने पहले 10 वर्षों के लिए अपने आप को इस पद पर बहाल किया कि 10 साल तक हम ही, उसके बाद कोई भी नहीं है, उसके बाद देखा जाएगा, लेकिन 10 साल तक हमें कोई नहीं हटा सकता। फिर अगले 10 साल जब खत्म हुए तो उन्होंने अपनी समय सीमा 10 साल के लिए और बढ़ा दी कि 10 साल खत्म हुए तब तक को कोई नहीं हटाए। जैसे 10 साल खत्म होने वाले को हुए, उन लोगों ने 10 साल को अपने को और बढ़ा दिया। तो ये देख सकते हो कि कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, जस्ट बिकॉज क्योंकि राष्ट्रपति को ज्यादा शक्तियां दे दी गई। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और वीडियो को अगर इतना देख लियो तो इतने थोड़ी वीडियो और बची है, उसको भी पूरा देख लेना, हालांकि खत्म ही होने वाला है, और वीडियो को देखने के बाद जरूर शेयर कर देना। जनता को विरोध करने की आजादी नहीं थी। जनता जो वहां पे थी उनको विरोध करने की आजादी नहीं थी। आप सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते, राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते। न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने का काम अभी बाकी, यानी जो वहां पे कल्चर होना चाहिए कि आप
कि जो जुडिशन है, यानी जो कह लीजिए आप न्याय आपको मिल जाए, एक न्याय का जैसे कल्चर होता है, एक सिस्टम होता है, वो होना चाहिए, जो कि वहां पर नहीं है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो, न्यायपालिका यानी बिना डरे किसी सरकार के या राष्ट्रपति से डरे बिना अपने जो फैसले, जो सही फैसले उसको ले सके, लेकिन वहां पे न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है, अभी बाकी है, अच्छे से वहां पे वर्क नहीं कर रहा। दूसरा, वहां पे उस तरीके की संस्कृति नहीं, यानी सिस्टम अभी तक वहां पर नहीं आ पाया, एक सूटेबल सिस्टम करना काम अभी बाकी है। अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था 10 साल बाद यानी सन 2000 से खड़ी होना शुरू हुई। दरअसल क्या हुआ कि जितने भी देश सोवियत संघ के खेमे से टूटे, उन सभी की अगर हम देखें तो उनकी जो अर्थव्यवस्था है तुरंत खड़ी नहीं हो गई आने वाले 1-2 सालों के अंदर। उनकी अर्थव्यवस्था को खड़े होने में लगभग 10 साल लग गए, यानी सन 2000 से खड़ी होना स्टार्ट हुई। अर्थव्यवस्था का जो पुनर्जीवन था, जो रिवाइव उनको मिल रहा था, करने का कारण था खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण। और ये इनकी अर्थव्यवस्था इस वजह से खड़ी हो पाई क्योंकि ये जो लोग हैं, ये जो देश हैं, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु जैसे प्राकृतिक यहाँ पर संसाधन, और इन संसाधनों का वो क्या करते थे, निर्यात करते थे, यानी बेचते थे, और बेच के पैसा कमाते थे और अपने देश को विकसित करते थे। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश है, यानी इन लोगों ने तेल को बेच कर बहुत पैसा कमाए। बाकी देशों की को अपने क्षेत्र से पाइपलाइन गुजारने का किराया मिलता था। आप देखो, हर जो देश है वो इन देशों की तरह उनके पास रिसोर्सेज तो इतने बड़े पैमाने पर नहीं है कि वो निर्यात कर सके। तो दरअसल क्या हुआ कि ऐसे देशों को एक फायदा ये हुआ कि रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन लोगों को जाहिर सी बात है पाइपलाइन चाहिए। पाइपलाइन एक बहुत ही अच्छा सोर्स है एक जगह से दूसरी जगह तक जो लिक्विड मटेरियल होता है उसको पहुंचाने के लिए। तो इनको रूस, कजाकिस्तान, इनको पाइपलाइन बिछाई, इन लोगों ने क्या किया, अपनी पाइपलाइन अलग देशों के अंदर बिछाई। अब जिन देशों के अंदर बिछा रहे हैं उन देशों को जाहिर सी बात है वो लोग क्या कर रहे हैं, उसका रेंट ले रहे हैं कि आप अगर हमारे टेरिटरी के अंदर पाइपलाइन बिछाते हो तो हम आपसे किराया उसके बदले लेंगे। और वो किराया कमा कर उन लोगों ने अपने देश को विकसित किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और भी वीडियोस को जरूर देखें। और वीडियो को अगर आप देखते हो तो कम से कम जो जितनी मिनट की वीडियो होती है कोशिश करो कि उसका आधा जरूर देखो, क्योंकि अगर मान लेते हैं 10 मिनट की वीडियो आप 1 मिनट तक देखते हो तो आपकी ना देखने का कोई फायदा नहीं होता। जब आप वीडियो को कंटिन्यू देखते हो तो ही आपके समझ में अच्छे से आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम आएगा। अगर वीडियो खोल ही ली हो तो अच्छे से पूरी जरूर देखा करो। आई होप आपको जो मैंने समझाया अच्छा लगा होगा। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, और भी वीडियोस को हमारे जरूर चेक कर लीजिए, जरूर आपके लिए यूजफुल होगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।